हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, दैट इज़ डी रॉ सीरीज़, डेली रिवीजन एंड वर्क, जिसके अंदर हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स को इसमें कवर कर लिया है और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम जो लेक्चर शुरू करेंगे दैट इज़ डिफेंस का लेक्चर नंबर 3। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले HAS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए हमने फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च किया है। ऐसे ही हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं वो लॉन्च होते रहते हैं, तो आप जाकर एक बार इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करवाते हैं और इसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक GK को भी कवर करवाया जाता है। तो डिफेंस करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श सिस्टम के बारे में। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ये जो सिस्टम है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है ताकि जितने भी रिटायर्ड आर्म्ड पर्सनल्स हैं, आर्मी के अंदर जितने भी रिटायर्ड हो चुके पर्सनल्स हैं, उनकी जो पेंशन है वो टाइमली उनको मिल सके। ठीक है, ऑटोमेटिकली उनकी जो पेंशन की डिसबर्समेंट है वो इस पोर्टल के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा हो जाती है। आपको पता ही होगा कि हमारे जितनी भी रिटायरमेंट पेंशन है आर्म्ड फोर्सेस की, वो 2 बैंक द्वारा डील करी जाती है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। अब इसके अंदर एक ऐसे पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। अब अगर किसी भी पर्सन को पेंशन के दौरान कोई भी ऐसी कंप्लेंट है उसकी, तो वो इस पोर्टल पे जाके रिपोर्ट कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है और उसकी जो कंप्लेंट है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर सॉल्व करी जाएगी। इसके अलावा इसी पोर्टल के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ जो फंड है उसको भी एलोकेट किया गया है ताकि जितने भी बैकलॉग हैं कंप्लेंट्स के, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि DRDO ने बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स हैं जिनको टेस्ट फायर किया है। तो आज हम ऐसी बहुत सारी मिसाइल्स पढ़ने वाले हैं और इस प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ेंगे कि इस प्रोग्राम का जो विजन था वो किसका विजन था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि DRDO ने अग्नि 5 का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। अगर मैं अग्नि 5 के बारे में बात करूं तो हमारे जो APJ अब्दुल कलाम है, सबसे पहले उनके प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये बोला था कि हमारी कंट्री जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर 5 मिसाइल्स जो हैं ऐसी बनाई जाएंगी। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है 1983 में फॉर्मली इसको एक तरह से अप्रूव किया गया था और इसके तहत यहाँ पे 5 मिसाइल जो हैं वो बनाई जानी थी, जिसमें से जो पहली 2 मिसाइल हैं वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं। दैट मीन्स ये जो मिसाइल हैं वो सरफेस से लॉन्च होंगी और सरफेस पर ही आकर किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करेंगी। और ये दोनों की दोनों बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब यही होता है कि एक ट्रेजेक्ट्री पे उसको लॉन्च किया जाता है और अल्टीमेटली लॉन्च होने के बाद वो दोबारा से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आकर गिरती है या फिर टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। नेक्स्ट जो मिसाइल्स हैं इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, दैट इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। दैट मीन्स ये सरफेस से लॉन्च करी जाएंगी और किसी भी टारगेट को जाकर एयर के अंदर डिस्ट्रॉय करेगी। इन द सेम वे एक और ऐसी मिसाइल है जिसका नाम है एंटी टैंक मिसाइल। दैट मीन्स एनिमी कंट्री के जो टैंक्स हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी ये मिसाइल। अब उनके कुछ नाम रखे हैं, ये आपने याद रखना है, और जब भी कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो इन्हीं के नाम में आगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके लग जाता है। जैसे कि जो पृथ्वी है वो शॉर्ट रेंज है। इन द सेम वे अगर मैं अग्नि की बात करूँ तो वो इंटरमीडिएट रेंज है। त्रिशूल होगी वो शॉर्ट रेंज है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश भी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और जो नाग है दैट इज 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने इस पूरे को नाम याद रखना है तो आप इस एक्रोनिम से भी याद रख सकते हो, या तो पाटन के नाम से याद रख सकते हो या फिर पटना के नाम से याद रख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जो लास्ट वाले आप उसको इंटरचेंज करके थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो अब हम जैसे DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि 5 का, तो दैट मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि अग्नि जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब इसका 5th वर्जन जो है उसको लॉन्च किया गया है। दैट मीन्स उसके जो नीचे वाले वर्जन है उनकी जो रेंज होगी वो कुछ ना कुछ कम
रेंज होगी। जैसे कि अग्नि 1 जो है उसकी 700 किलोमीटर की रेंज है, अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर की, ऐसे ही 3-4 की 2500, और इन द सेम वे जो 5th वाली अभी लॉन्च हुई है उसकी 5000 किलोमीटर की रेंज है। इसके अलावा जो अग्नि 5 मिसाइल है वो एक इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। दैट मीन्स एक कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके टारगेट कर सकती है, ठीक है, किसी भी चीज़ को। तो इस लिस्ट के अंदर कुछ कंट्रीज है जिनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, उसकी लिस्ट में अब हम भी शामिल हो गए हैं। उससे पहले कौन कौन था? यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। अब इंडिया भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में। तो यहाँ पर जो मिसाइल्स लॉन्च करी जाती हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं। एक तो है बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर एंगल पर लॉन्च करी जाती है और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़कर जा भी सकती है, मतलब कि दोबारा से री एंटर भी कर सकती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। अगर मैं क्रूज मिसाइल की बात करूं यहाँ पे, तो उसको ट्रेजेक्ट्री पे लॉन्च नहीं किया जाता, उसको एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे लॉन्च किया जाता है और उसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट पाथ होता है। जैसे जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका प्रोजेक्टाइल पाथ वो फॉलो करती है, लेकिन जो क्रूज मिसाइल है वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। उसको एक बार लॉन्च कर दिया जाए तो वो फायर एंड फॉरगेट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, दोबारा से उसको गाइड नहीं करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़कर भी जा सकती है, दोबारा से री एंटर भी कर सकती है, लेकिन जो क्रूज मिसाइल है वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्रूज मिसाइल। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के अंदर पृथ्वी और अग्नि के बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में। तो आकाश मिसाइल के बारे में मैंने आपको बताया कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी भी जो रेंज है उसके हिसाब से जितनी भी इसके अंदर एडवांसमेंट्स करी जाए उसके हिसाब से ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको चेंज किया जा सकता है। आकाश प्राइम मिसाइल को भी ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से टेस्ट फायर किया गया है, ठीक है। आपने याद रखना है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, कोई भी एरियल टारगेट है अगर उसको डिस्ट्रॉय करना है तो यहाँ पे अलग अलग जो फ्रीक्वेंसीज है जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसीज वगैरह है उनको डिटेक्ट करती है और जाके उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इवन ये हायर ऑल्टीट्यूड और लो टेम्परेचर पर भी काम करने लायक है। तो आपने आकाश और अग्नि में कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने पिछली आपको अग्नि पढ़ाई है दैट इज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस से लॉन्च करी गई और सरफेस पे आकर ही टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगी। बैलिस्टिक मिसाइल है तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगी और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे नीचे आके गिरेगी। और आकाश प्राइम मिसाइल जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, किसी भी टारगेट को एयर के अंदर डिस्ट्रॉय करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द सेम वे, जैसे आकाश के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। आकाश प्राइम मिसाइल पढ़ा, अब ये जो है दैट इज न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। दैट मीन्स जो नॉर्मल आकाश मिसाइल है उसके अंदर कुछ और एडवांसमेंट्स वगैरह किए गए हैं, जैसे कि ये कितनी स्पीड पे मूव कर सकती है। तो ये मैक 2.5 की स्पीड पे मूव कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे मैक की बात करूँ तो जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। अब इसके अगर एक मैक को हम 343 मीटर पर सेकेंड कहते हैं, इसके अगर दुगनी हो जाए तो अकॉर्डिंगली उसकी जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। दैट मीन्स ये जो मिसाइल है वो साउंड की स्पीड से 2 टाइम्स मोर स्पीड पर ट्रैवल कर सकती है। कितनी रेंज तक ट्रैवल करेगी? तो 60 किलोमीटर तक की रेंज तक ये जो मिसाइल है, एडवांस्ड वर्जन जो है इसका, न्यू जनरेशन जिसको हम बोल रहे हैं, तो इतनी स्पीड पे ये ट्रैवल कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पांचों की 5 मिसाइल्स के अंदर एक नाग भी थी जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी। अब उसके भी अलग अलग वेरिएंट्स आएंगे। तो ये वाला जो वेरिएंट है दैट इज मैन पोर्टेबल। मैन पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि एक मिसाइल को, मतलब इतनी छोटी होती है वो मिसाइल कि उसको जो मैन है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। तो इस मिसाइल, ये जो मिसाइल है वो फायर एंड फॉरगेट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स एक बार लॉन्च कर दिया तो उसको दोबारा से गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस मिसाइल को तेलंगाना के अंदर एक कंपनी है उसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। DRDO की जो एक लेबोरेटरी है उसने इस मिसाइल को बनाया है। इसके अलावा इसकी जो रेंज है आपको कुछ वो पता होनी चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलिना के बारे में। तो हेलिना भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दैट मीन्स एनिमी कंट्री के जो टैंक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मिसाइल को बनाया गया है। अब इस मिसाइल के भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। आर्मी के लिए अलग वेरिएंट होता है, एयरफोर्स के लिए अलग होता है और नेवी के लिए अलग होता है। जैसे कि अगर मैं आर्मी वर्जन की बात करूं यहाँ पे तो उसका नाम है हेलिना, जिसको अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। इन द सेम वे अगर मैं एयरफोर्स वाले वर्जन की बात करूं तो उसको बोला है ध्रुवास्त्रा।
और अभी जो हेलिना है उसको एक डीआरडीओ की लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है, सबसे पहली बात तो उसका नाम ब्रह्मोस क्यों है, क्योंकि रशिया और इंडिया ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया है। हमारी कंट्री की ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर इसको रखा गया है और रशिया की मॉस्कोवा रिवर जो है उसके नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा है ब्रह्मोस। ठीक है, आपने याद रखना है कि रशिया और इंडिया इसको मिलकर बना रहे हैं। अब इन द सेम वे इसके भी एडवांस्ड वर्जन्स आते रहते हैं और इसकी जो एडवांस चीज़ें हैं, जैसे रेंज जो है इसकी इंक्रीज होती रहती है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके भी अलग अलग वेरिएंट्स आते रहते हैं। जैसे एक जो है आर्मी ने टेस्ट फायर किया, एक अभी रिसेंटली एयरफोर्स ने सुखोई जेट से किया था। इन द सेम वे नेवी ने भी एक आईएनएस से इसको टेस्ट फायर किया था। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो 2 स्टेज मिसाइल है। दैट मीन्स इसके अंदर जो इंजन यूज किया गया है वो 2 स्टेज इंजन यूज किया गया है। एक है इंजन सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन, दैट मीन्स इसके अंदर जो फ्यूल है वो सॉलिड फॉर्म में है, और दूसरा है रैमजेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड। रैमजेट टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है कि एक बार जो मिसाइल एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर मूव कर रही है तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की हवा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उसको यूज किया जा रहा है उसको एक तरह से बर्न करने के लिए। दैट मीन्स फ्यूल को बर्न करने के लिए एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन को यूज किया जा रहा है। कुछ और चीजें जो आपको ब्रह्मोस के बारे में पता होनी चाहिए कि ये कितनी स्पीड पे मूव करती है। तो ये सुपरसोनिक स्पीड पे मूव करती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सुपरसोनिक स्पीड है वो 1.5 से लेके 5 मैक तक के बराबर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्भय के बारे में। तो डीआरडीओ ने निर्भय को भी अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ये एक मीडियम रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। देखो, अगर आपको सिर्फ यही पता चल जाए तो आपको इस पूरी की पूरी मिसाइल के बारे में पता चल जाएगा। सब सोनिक का मतलब है ये साउंड की स्पीड से, दैट मीन्स एक मैक के नीचे की स्पीड से ये मूव कर सकती है। मीडियम रेंज का मतलब है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही ये ट्रैवल कर सकती है। क्रूज मिसाइल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे इसको लॉन्च किया जाता है और वो एक स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है। अब अगर मैं निर्भय की एक तरह से रेंज की बात करूं तो ये 1000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को जाकर डिस्ट्रॉय कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़र्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। तो ये जो मिसाइल है रशिया ने अभी रिसेंटली टेस्ट फायर की है और इसकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये हाइपरसोनिक स्पीड पे मूव कर सकती है। जो हाइपरसोनिक स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से 5 से 6 गुना ज़्यादा होती है। 5 से लेकर 10 तक होती है वैसे। दैट मीन्स यहाँ पे 5 से अगर 10 मैक की स्पीड से कोई भी मिसाइल मूव कर रही है वो हाइपरसोनिक स्पीड पे मूव कर रही है। तो आपने याद रखना है कि जो ज़र्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो रशिया की क्रूज मिसाइल है। अभी उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईएनएस ध्रुव के बारे में। तो जो आईएनएस ध्रुव है वो हमारी इंडिया की सबसे पहली न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। दैट मीन्स अगर एनिमी कंट्री से किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च किया जाए उसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पर ये जो शिप है वो इंटेलिजेंस सिस्टम को एक तरह से फॉलो करती है और किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल को जाकर डिटेक्ट कर सकती है। इस शिप को डीआरडीओ के साथ मिलकर एचएसएल दैट इज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एंड एनटीआरओ ने मिलकर बनाया है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ही ऐसी कंट्रीज है जिनके पास ऐसी शिप है। दैट मीन्स किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल को डिटेक्ट करने की ये जो शिप है वो सिर्फ कुछ कंट्रीज के पास है। उनमें से अब हम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो गए हैं। कुछ और जो कंट्रीज जो इस लिस्ट के अंदर हैं उसके बारे में आपने याद रखना, दैट इज फ्रांस, यूएस, यूके, रशिया एंड चाइना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इंडियन आर्मी है वो मेन बैटल टैंक को प्रोक्योर करने की बात कर रही है। उन्होंने इसका जो ऑर्डर है एक कंपनी को दिया है जिसका नाम है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, जो कि तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। अब अगर मैं मेन बैटल टैंक के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो ये कुछ ऐसे टाइप के टैंक्स होते हैं जो कि फायरिंग वगैरह पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। अब अगर मैं इस मेन बैटल टैंक के बारे में बात करूं तो इसके भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, एडवांस्ड वर्जन्स हैं। अब इसमें एक है अर्जुन मार्क 1A जिसकी यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है इसको बनाने के लिए। इससे पहले भी इसके कुछ वेरिएंट्स हैं जिसका नाम है जैसे अर्जुन मार्क 1 हो गया, एक मार्क 1A हो गया और एक मार्क 2 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू इसके अंदर क्या क्या एडवांसमेंट करी गई हैं तो इनका जो नाम है वो चेंज किया गया है। आपने याद रखना है कि मेन बैटल टैंक होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में, जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। दैट मीन्स यहाँ पे जो कोई भी एयरक्राफ्ट को अगर टेक ऑफ करना है तो वो इस शिप से, इस कैरियर से कर सकता है। इसके अलावा अभी तक इंडिया द्वारा बनाई गई ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था।
हमारे पास एक रशिया का था, रशियन ओरिजिन का था, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। हमने रशिया से इसको लिया था, लेकिन आपने याद रखना है INS विक्रांत जो है हमारा खुद का है, इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिनाका मिसाइल के बारे में। तो जो पिनाका मिसाइल है वो एक मल्टी बैरल रॉकेट मिसाइल है। दैट मीन्स काफी सारे रॉकेट्स को यहाँ पे अब बहुत सारी बैरल्स इकट्ठी हैं, उनको डायरेक्टली या फिर एक साथ ही सबको लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ पे इसके भी अलग अलग वर्जन्स हैं, जैसे कि एक तो हो गया मार्क 1 और एक हो गया इनहैंस्ड पिनाका मार्क 1। इन दोनों में सिर्फ इसके डिस्टेंस का ही डिफरेंस है। अगर मैं मार्क 1 की बात करूं तो वो 38 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को जाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन अगर मैं इनहैंस्ड पिनाका मार्क 1 के बारे में बात करूं तो वो 45 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया है लद्दाख वाले रीजन के अंदर। दैट मीन्स इतने ऑल्टीट्यूड पे अभी तक कोई भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर नहीं था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होता क्या है, जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह जा रहे हैं एयर के अंदर, तो उन सबको गाइड करने के लिए, ठीक है, एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस टावर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ जो वुमेन है ट्राई सर्विसेज से बिलोंग करती हैं, दैट मीन्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से बिलोंग करती हैं। उन्होंने, उनकी एक माउंटेनियरिंग टीम है जो कि एक पर्टिकुलर माउंटेन पर जाकर आई है। कौन सा माउंटेन है? माउंटेन मनीरांग, जो कि हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में लाई करता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर लाई करता है। तो आपने माउंट मनीरांग के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी कंट्री के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो चेंज हो चुके हैं, और अभी जो रिसेंटली बने हैं वो 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो कि हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। इनके बारे में आपने याद रखना है। अगर मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में बात करूं तो पूरी की पूरी जो आर्मी है उनके जो हेड होते हैं वो होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को यहाँ पर प्रिंसिपल एडवाइजर के तौर पे काम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो एक कमेटी होती है जो कि एक कैबिनेट कमेटी है, जिसको हम अपॉइंटमेंट्स कमेटी कहते हैं। ये कमेटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयरफोर्स स्टाफ को यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। इनका कुछ टर्म पीरियड होता है, जैसे कि या तो वो 62 एज तक रह सकते हैं या फिर जब तक उनके 3 साल जो है वो पूरे ना हो जाएं। ये कुछ चीज़ें आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर सबसे पहले ऐसे कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। इससे पहले हमारी कंट्री में मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो हेड हैं वो नहीं होते थे। अभी रिसेंटली ये सबसे पहले बने हैं, जिनका नाम है जी अशोक कुमार जी। इनके बारे में आपने याद रखना है। तो अगर मैं इन कोऑर्डिनेटर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो कारगिल रिव्यू कमेटी है उन्होंने भी बताया था, सजेशन दिया था कि ऐसे कोऑर्डिनेटर जो हैं वो हमारी कंट्री में बनाए जाने चाहिए। तो इतने साल तक अभी नहीं बने थे और अभी रिसेंटली हमारे जो फर्स्ट ऐसे कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट सी बर्ड के बारे में। सबसे पहली बात तो ये क्या प्रोजेक्ट है, तो हमारी इंडियन नेवी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? कर्नाटका के कारवार वाले रीजन में बनाया जा रहा है, और ये अभी तक की हमारी इंडियन नेवी का लार्जेस्ट बेस बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैटेलाइट GSAT-7B के बारे में। तो यहाँ पे जो GSAT सैटेलाइट है उसके भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे कि GSAT-7 हो गया जिसको रुक्मणी बोला जाता है, GSAT-7A हो गया जिसको एंग्री बर्ड बोला जाता है। अगर मैं इन सैटेलाइट्स के बारे में बात करूं तो ये जो DRDO है और उसके साथ साथ जो इसरो है वो इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये सैटेलाइट्स कहाँ पे यूज़ करी जाएंगी? हमारी जितनी भी आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके अंदर जो भी सर्विलेंस मेथड वगैरह यूज़ होता है, किसी जगह पे देखरेख करनी है, बॉर्डर के ऊपर कुछ चेक करना है, तो सैटेलाइट द्वारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। इन द सेम वे जो GSAT की सीरीज़ है वो सारी की सारी यहाँ पे आर्मी के लिए सैटेलाइट्स हैं जो कि उनको सर्विलेंस के अंदर काम आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के बारे में, जो कि DRDO द्वारा बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। अगर मैं इस वेपन के बारे में बात करूँ तो जितनी भी एनिमी कंट्री है, अब उनकी जितनी भी एयरफील्ड है उसके अंदर अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाए जाते हैं, जैसे कि रनवेज हो गया, बंकर्स हो गया, रेडार्स हो गया, टैक्सीवेज हो गया। इन सब को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर एक वेपन बनाया है DRDO ने, जिसका नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। इसकी कोई एक पर्टिकुलर रेंज है, जैसे कि 100 किलोमीटर की रेंज तक ये किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉरो सिस्टम के बारे में, दैट इज लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम।
दैट मीन्स यहाँ पे ये जो सिस्टम है किसी पर्टिकुलर जगह पे ऑब्जर्वेशन के काम आएगा, सर्विलेंस के काम आएगा। अगर मैं इस सिस्टम के बारे में बात करूं तो हमारी जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, वहाँ पर इस सिस्टम को लगाया जाएगा। ये एक सेंसर बेस्ड सिस्टम है। दैट मीन्स अगर बॉर्डर से किसी भी पर्सन ने क्रॉस किया तो इसका जो सेंसर है, ये जो सिस्टम है, उसको डिटेक्ट कर लेगा। दैट मीन्स बॉर्डर के अंदर कोई भी इनफिल्ट्रेशन वगैरह को रोकने के लिए इस सिस्टम को बॉर्डर्स पर यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांस्ड शेफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो रिसेंटली DRDO ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है और ये किस पर्पस के लिए यूज़ होगी ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी कोई भी एयरक्राफ्ट जो है जब वो जाता है तो यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, जो एनिमी कंट्री होती है, वो इसके रेडार को यहाँ पर डिटेक्ट कर लेती है और पता लगा लेती है कि यहाँ पे कोई ना कोई जो एयरक्राफ्ट वगैरह है वो आ रहे हैं। अब अगर मैं शेफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ तो वो एनिमी कंट्री को कंफ्यूज करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। दैट मीन्स इसके अंदर जो रेडार्स वगैरह हैं उसको ऐसे ही कंटिन्यूसली कहीं पे भी प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसकी वजह से जो एनिमी कंट्री है वो कंफ्यूज हो जाएगी और इजीली वो किसी भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन के बारे में। तो हमारी इंडियन आर्मी के अंदर एक कॉर्प्स है जिसका नाम है कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स। इन्होंने इस मैसेजिंग एप्लीकेशन को बनाया है और वो इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पे कोई भी साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यूज ना हो और कोई भी हैकिंग वगैरह नहीं कर पाए, या फिर जो प्राइवेसी है वो अच्छे से मेंटेन रहे। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी आर्मी पर्सनल्स हैं वो इस एरिया नेटवर्क को यूज़ करके एक दूसरे को मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के बारे में। तो रिसेंटली आपको पता ही है कोविड-19 पेंडेमिक जो हुआ था उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई थी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लाने के लिए हमारी जो इंडियन नेवी की शिप्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को लॉन्च किया गया जिसके तहत अलग अलग जो वेसल्स हैं वो बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को सप्लाई करने का काम कर रहे थे। तो ये एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंडर ही लॉन्च हुआ था जिसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। दैट मीन्स इससे पहले भी जो समुद्र सेतु 1 है उसके द्वारा भी कोविड-19 पेंडेमिक को एक तरह से इससे बचने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड करी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिप्री रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये बताती है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि आर्म्स सेल्स सबसे ज़्यादा कर रही है, या फिर कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा जो आर्म्स के वेपन्स हैं वो इम्पोर्ट कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आर्म्स एंड आर्मरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में ये जो रिपोर्ट है सब कुछ डिटेल में बताती है। अब अगर रिसेंटली मैं बात करूं तो हमारी कंट्री के अंदर 3 ऐसी कंपनीज हैं जो कि आर्म्स सेल्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। वो कौन कौन सी 3 कंपनी हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, देन इज इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया। तो पूरे वर्ल्ड की जो 1.2% आर्म्स सेल्स है वो इन तीनों कंपनी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आर्म्स सेल्स है वो USA द्वारा होती है, उसके बाद चाइना हो गया एंड उसके बाद UK हो गया। अभी आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली हमने आर्म्स जो सेल्स हैं, जो भी आर्म्स का इंपोर्ट करते थे हम, उसको बैन किया है ताकि हम आत्मनिर्भर भारत को एक तरह से प्रमोट कर सकें। और यहाँ पे अलग अलग जो इवेंट्स हैं जैसे डिफेंस एक्सपो वगैरह हैं उन सबको कंडक्ट किया जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्ट है आर्म्स वेपन का उसको रिड्यूस किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 के बारे में। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन चीज़ों पर काम करती है कि कैसे डिफेंस के अंदर अलग अलग इनोवेशन को लाया जा सके। अब उस चीज़ को लाने के लिए यहाँ पे अलग अलग स्टार्टअप्स वगैरह को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऐसे इवेंट्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके अंदर अलग अलग जो स्टार्टअप्स वगैरह है वो पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर आकर बताते हैं कि डिफेंस के अंदर कैसे इनोवेशन को लाया जा सके। इसके अंदर अलग अलग MSMEs हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह हो गया, वो सब भी आकर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन द सेम वे यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा वो लॉन्च किया है जिसका नाम है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इसी के ही अंदर डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 को लॉन्च किया गया है ताकि यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के अंदर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस को लाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेज़र वेपन्स के बारे में। तो रिसेंटली जो कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग लेज़र वेपन के लेज़र को यूज़ करने वाले जो वेपन्स हैं उनको बना रही है ताकि यहाँ पे जो एनिमी कंट्री है उनके यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह हो गया या फिर कोई भी ऐसे वेपन हो गया उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। इन द सेम वे US नेवी ने भी गल्फ ऑफ एडन के अंदर
अंदर। गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है? जो आपका मिडल ईस्ट वाला रीजन है, सऊदी अरब वाला, यमन और ओमान वाला रीजन है, वहाँ पे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वहाँ पे गल्फ ऑफ एडन के अंदर यूएस नेवी ने इस लेज़र वेपन को टेस्ट किया है। अब लेज़र वेपन के अंदर होता क्या है, यहाँ पे जो लेज़र बीम होती है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इन द सेम वे हमारे डीआरडीओ ने भी लेज़र वेपन को यूज़ करने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया है। इन द सेम वे जो इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा लेज़र बीम को प्रोड्यूस किया जाएगा और कोई भी एनिमी कंट्री का जो एयरक्राफ्ट है उसको वहाँ पर फोकस करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट टेस्ट के बारे में। तो रिसेंटली रशिया ने एक टेस्ट को कंडक्ट किया है, जिसके अंदर उन्होंने स्पेस के अंदर एक सैटेलाइट को इस टेस्ट द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपको पता होगा कि एंटी सैटेलाइट जो टेस्ट है वो हमारे इंडिया ने भी कंडक्ट किया था, जिसके अंदर हमने इस टेस्ट के अंदर जो हमारी सैटेलाइट है, हमारी ही सैटेलाइट थी वो स्पेस के अंदर, उसको जाकर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। दैट मीन्स हमारी जो डिस्ट्रॉय करने की जो टेक्नोलॉजी है वो स्पेस तक भी पहुंच रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक डिफेंस के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।